चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन। चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है? बताना है कि चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है। यह स्थानीय पवन का अर्थ होता है कि किसी एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट या किसी पार्टिकुलर कंट्री में एक लोकल एरिया पे चलने वाली पवन को हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन ए नंबर एशिया, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर उत्तरी अमेरिका, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो गया सी नंबर उत्तरी अमेरिका। चिनूक उत्तरी अमेरिका महादेश की स्थानीय पवन है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व ढलान की तरफ ये उतरती है और ये एक उतरती हुई गर्म हवा है। इसलिए इसी चिनूक हवा को हिमभक्षक यानी कि स्नो ईटर भी कहा जाता है। रॉकी पर्वत पर चलने वाली ये गर्म हवा है और गर्म हवा होने के कारण ये हवाएं जब चलती है तो समय से पहले ये बर्फ को पिघला देती है। इसीलिए इसे हिमभक्षक या स्नो ईटर कहा जाता है। इसी पवन को, चिनूक पवन को हिमभक्षक या स्नो ईटर कहा जाता है। चिनूक जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों क्षेत्र में रॉकी पर्वत के आसपास बहने वाली हवा को हम चिनूक कहते हैं। चलिए अब इसे एक बार मैप पर से देखते हैं। चलिए देखते हैं मैप में चिनूक के साथ साथ कुछ और स्थानीय पवन को भी हम एक बार इसमें देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं चिनूक के बारे में। मैंने कहा था कि ये रॉकी पर्वत, तो इस जगह पर है रॉकी पर्वत, इसी जगह पर है रॉकी माउंटेन और ये चिनूक हवा रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढलान में बहती है और साथ ही साथ ये स्नो ईटर यानी कि वहां पर जो जमी हुई बर्फ है उसे पिघला देती है। गर्म हवा होने के कारण जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, इसलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है। यह यूएसए और कनाडा में बहती है, के क्षेत्र में बहती है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा पवन। मैं इस फिगर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पवनों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले चिनूक, उसके बाद हम देखते हैं फॉन पवने इस जगह पर यूरोप में बहती है। इसे अच्छी तरह से देख ले। फॉन पवने यूरोप में बहती है और यूरोप के निचले हिस्से में फॉन पवन बताइए, पूरा आपको लगभग यूरोप होगा, तो इस यूरोप के निचले हिस्से में फॉन पवन बहती है और भूमध्य सागर की तरफ बहती है। फॉन पवन आल्पस पर्वत से बहती है। फॉन पर्वत जो है वो आल्पस, इस जगह पर आल्पस रेंज है, और फॉन हवाएं जो है वो आल्पस रेंज से उत्तरी मैदान की तरफ चलने वाली गर्म हवा है। फॉन पवन आल्पस रेंज से उत्तरी मैदान की तरफ चलने वाली गर्म हवा है और जो धीरे धीरे भूमध्य महासागर मेडिटेरियन सी के डायरेक्शन में चलती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में काफी फेमस पवन है लू। जो लगभग भारत में उत्तरी मैदान में यानी कि कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन, गंगाटिक मैदान में, गंगा के आसपास के क्षेत्रों में, भारत के मध्य भाग में प्लेन एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन में चलने वाली गर्म हवा को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। हरमटन सहारा रेगिस्तान में चलने वाली काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो या फिर सहारा रेगिस्तान में चलने वाली काफी प्रमुख हवाएं हैं। हरमटन सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी तट से लेकर गिनी तट, यानी कि आप कह सकते हो कि सहारा रेगिस्तान से गिनी तट, इस जगह पर गिनी कंट्री है, तो सहारा रेगिस्तान में पश्चिमी तरफ से चलने वाली गिनी तट की तरफ चलने वाली हवाओं को हम हरमटन हवाएं कहती हैं। इस हवा को हम लोग हरमटन हवा कहते हैं। चलिए इसके बाद अनइम्पोर्टेंट की बात करते हैं। सिरोको भी सहारा रेगिस्तान में चलती है, मगर सिरोको हवा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के डायरेक्शन में चलती है। फिर से ध्यान देंगे, सिरोको हवा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी के दिशा में चलती है। मिस्टर्ल की बात करते हैं तो मिस्टर्ल फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं फ्रांस के रोन घाटी के क्षेत्र में, और वहां से भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी की तरफ चलने वाली हवा को हम मिस्टर्ल हवा कहते हैं।
फ्रांस के निचले क्षेत्र में रोन घाटी के क्षेत्र से भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी की तरफ चलने वाली हवा को मिस्टर्ल कहा जाता है। बोरो की अगर बात करते हैं तो इटली के आसपास के क्षेत्र में चलने वाली हवा को बोरो या बाल्कन कंट्री के आसपास में चलने वाली हवा को बोरो के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ब्रिक फीडर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी साइड में निचले क्षेत्र में चलने वाली हवा को ब्रिक फीडर के नाम से जाना जाता है। अन्य हवाओं में आप यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन सी हवा हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसे डिस्कशन कर दिया है, बाकी आप मैप की सहायता से अच्छी तरह से देख लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाली प्रमुख हवाएं चिनूक और सैंटाना। उत्तरी अमेरिका में चलने वाली प्रमुख हवाएं चिनूक और सैंटाना। साउथ अमेरिका में चलने वाली प्रमुख हवाएं जोंडा और पैम्पेरो। साउथ अमेरिका में चलने वाली प्रमुख हवाएं जोंडा और पैम्पेरो। यूरोप महादेश में चलने वाली प्रमुख हवाओं में फान और बोरो। यूरोप कॉन्टिनेंट में चलने वाली प्रमुख हवा में फान, बोरो और मिस्टर्ल काफी प्रमुख है। अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका में हरमटन और सिरोको काफी प्रमुख हवा है, और इसके साथ साथ खमसीन जो मिस्र के क्षेत्र में चलती है, ये भी काफी प्रमुख हवा है। एशिया की बात करते हैं तो एशिया में मुख्य रूप से लू जो भारत बांग्लादेश के क्षेत्र में चलने वाली है गर्म हवा है, और उसके साथ साथ भारत में बांग्लादेश और आसाम के सेक्टर में चलने वाली हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। बांग्लादेश और आसाम के सेक्टर में चलने वाली हवा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? इसका मतलब यह हो गया कि रिंग ऑफ फायर पृथ्वी पर किस भाग में स्थित है। ए नंबर हिंद महासागर में, बी नंबर अटलांटिक महासागर में, सी नंबर प्रशांत महासागर में, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखते हैं एक बार। रिंग ऑफ फायर की अगर बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है, और कह सकते हैं कि यह लगभग पृथ्वी की 75% ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर बेल्ट में आता है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट में लगभग पृथ्वी की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर बेल्ट में ही है। चल अब इसे एक बार मैप पर से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मैप पर से। ये आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, और इसके ऊपर एशिया। अगर बेसिक मैप की बात करते हैं, बेसिक मैप जो नॉर्मली जो चारों तरफ हम लोग इसको देख रहे हैं या कहीं पर भी दिखता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड के डायरेक्शन से दिखाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ से, जहां साउथ अफ्रीका और ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। लेकिन इस मैप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका यानी कि दोनों साइड के मैप को जोड़ करके दिखाया जा रहा है, और इसी दोनों के बीच में हो जाता है हमारा पैसिफिक ओशियन। इसी पैसिफिक ओशियन के बीच में 40,000 किलोमीटर, करीब 40,000 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग देख रहे होंगे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इसी रिंग ऑफ फायर में अलग अलग प्रकार की, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर के सेक्टर में आती है। रिंग ऑफ फायर जो है वो 40,000 किलोमीटर की लंबाई तक में फैला हुआ एक बेल्ट है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी नंबर केरल, सी नंबर तमिलनाडु, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सेवराय पहाड़ी की बात करते हैं तो सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अब इसे मैप से एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं मैप से। सबसे पहले ऑप्शन पूछा गया था सेवराई पहाड़ी, तो सेवराई पहाड़ी ये आप देख रहे होंगे सेवराई पहाड़ी। सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो नीचे का हमारा स्टेट हो गया वो हो गया तमिलनाडु, इसके इधर केरल, ये इस तरफ केरल, और ये ऊपर वाला आंध्र प्रदेश, ये ऊपर वाली आंध्र प्रदेश, दूसरी तरफ ये हो गया हमारी कर्नाटक। चलिए अभी फिलहाल हम पहाड़ियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रश्न में दिया गया था सेवराई पहाड़ी, तो सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में अन्य पहाड़ियों में पालकोंडा, नागरी, जावेदी, पंचमलाई और सिसमलाई पहाड़ियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पालकोंडा और जावेदी, सेवराई ये पहाड़ियाँ कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। पालकोंडा, जावेदी और सेवराई ये पहाड़ियों के बारे में या पूर्वी घाट के इन पहाड़ियों के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद ऊपर अगर बात करते हैं तो उड़ीसा का सेक्टर, उसे अगली बार मैप में हम दिखा देंगे। फिलहाल इस प्रश्न में हम दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख लीजिएगा तमिलनाडु में स्थित नागरी, पालकोंडा, नागरी, जवादी, सेवराय, पंचाई मलाई और सिसमलाई पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेलिकोंडा, नल्ला मलाई और वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत में दूसरी तरफ देख लेते हैं, इसमें से पश्चिमी घाट की तरफ देखते हैं तो ये सारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित है। ये सारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, कार्डिमोमिस, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, कार्डिमोम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है और जो मुख्य रूप से केरल राज्य में है। इसमें से अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर के आसपास में आती है, बॉर्डर एरिया में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? बताना है कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन ए धौली गंगा, बी नंबर नंदाकिनी, सी नंबर पिंडार रिवर, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं फिगर ऑफ हेड वाटर ऑफ गंगा, हेड वाटर ऑफ गंगा के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था अलकनंदा रिवर को, अलकनंदा रिवर के बारे में। तो देखिए अलकनंदा रिवर जो है वो बद्रीनाथ से निकल रही है। अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से निकल रही है और भगीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहे हैं। और इसी भगीरथी रिवर को हेड वाटर ऑफ गंगा कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली सुना है कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है, जो बाद में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नदी के रूप में से जानी जाती है। इस जगह से देवप्रयाग से, जहाँ पर देवप्रयाग है वहाँ अलकनंदा और भगीरथी नदी आपस में मिलती है और यहाँ से गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि कौन सी नदी है जो अलकनंदा के बाईं ओर से निकलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अलकनंदा के बाईं ओर से निकलती है? तो चलिए ऑप्शन में फिगर में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया धौली गंगा, सबसे पहले धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। और पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में, पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद ये प्रमुख नदियां जिसमें धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, ये सभी नदियां अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती हैं। इसलिए हमारा सही आंसर था डी नंबर। ध्यान दीजिएगा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार ये तीनों नदियां अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। वहीं
दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में मंदाकिनी, दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में मंदाकिनी और भगीरथी नदी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के सेक्टर में, हिमाचल प्रदेश के सेक्टर में, या उत्तराखंड के सेक्टर में? डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ई प्रकार की जलवायु की अगर बात करते हैं तो ई प्रकार की जलवायु को ध्रुवीय या शीत जलवायु कहा जाता है। शीत जलवायु कहा जाता है। ई प्रकार की जलवायु को ध्रुवीय या शीत जलवायु कहा जाता है। और पता होना चाहिए भारत में हम लोग रह रहे हैं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीत जलवायु का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है और बर्फ के कारण इन तीनों एरिया में, इन तीनों राज्यों में शीत जलवायु का प्रभाव ज़्यादा होता है। चलिए अब एक बार इसे मैप से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मैप में जलवायु का वर्गीकरण। हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे, इस प्रश्न में देख रहे थे ई टाइप जलवायु। देखिए ई टाइप जलवायु की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से ई टाइप जलवायु पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ों के आसपास में पाई जाती है। और इस तरह की जलवायु को टुंड्राज टाइप यानी कि शीतोष्ण या शीत जलवायु कहा जाता है। टुंड्रा टाइप या शीत जलवायु कहा जाता है। दूसरा हो गया CWG, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। CWG जलवायु को मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, मानसून टाइप यानी कि CWG जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। CWG को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हम इस प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट जलवायु वर्गीकरण है, जो कई बार पूछा जा चुका है या लगातार पूछा जा रहा है, हम उस तरह की जलवायु को ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आप किसी और वीडियो में जाकर के या भविष्य में आप आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल वर्गीकरण कर दूंगा। फिलहाल को जो मेजर जलवायु है उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है BWHW, जो हॉट डेजर्ट की जलवायु है, यानी कि कह सकते हो कि शुष्क और गर्म जलवायु का वर्गीकरण है BWHW शुष्क और गर्म जलवायु के वर्गीकरण में आता है, जिसमें रेगिस्तान का सेक्टर आता है। रेगिस्तान के सेक्टर को रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहां से होती है? बताना है कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है। डायरेक्ट सही ऑप्शन किसमें देखते हैं। ताप्ती नदी सतपुरा पहाड़ी, ताप्ती नदी ए नंबर ऑप्शन सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। अगर इसकी विशेष उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, यानी कि प्रॉपर बात करते हैं, तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और इतना ही नहीं, भारत की कुछ प्रमुख नदियों में से एक ताप्ती नदी है, जो भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियों में से ताप्ती भी प्रमुख नदी है। नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में न गिर करके, या कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी है जो बिल्कुल इसकी धारा है जो उल्टी दिशा में बहती है। जहाँ सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टी दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है।
बात करते हैं इस किन किन राज्यों की, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और इस पर प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे उकाई बांध जो गुजरात में है। उकाई बांध गुजरात में है जो काफ़ी फेमस है और कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। उकाई बांध गुजरात में। उसके बाद काकरापाड़ा बांध और हथनूर बांध। काकरापाड़ा बांध और हथनूर बांध अंध इम्पोर्टेंट बांध है जो ताप्ती नदी पर बनी हुई है। अब इसे एक बार मैप में अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमने देखा था कि ताप्ती नदी सतपुड़ा, ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी, ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी में से निकलती है। और ये देखिए आपको सतपुड़ा पहाड़ी ऐसे दिख रही होगी। और इसके साथ साथ कि सतपुड़ा पहाड़ी के साथ साथ बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, और ये रहा हमारा बैतूल जिला, फ्रॉम बैतूल, जहाँ से ताप्ती नदी बहना शुरू होती है। अगर प्रॉपर जगह की बात करते हैं तो हमारी ताप्ती नदी की प्रॉपर जगह हो जाएगी मुल्ताई। मुल्ताई नामक स्थान से बैतूल, ताप्ती नदी सतपुड़ा हिल्स, प्रसिद्ध सतपुड़ा हिल्स के बैतूल नामक जगह से निकलती है और भ्रंश घाटियों से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो करीब 1851 में, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक की स्थापना, सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में की गई थी। 1851 में की गई थी। चलिए इसके साथ साथ कुछ अन्य ऐसे ही सर्वेयर के बारे में जान लेते हैं, शोध संस्था के बारे में जान लेते हैं, या कह सकते हो कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय के बारे में एक बार अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कहते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है। उसके बाद हो गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। सर्वे ऑफ इंडिया जो मानचित्र वगैरह बनाने का काम करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय देहरादून में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि सर्वे में जो मानचित्र बनाने का काम करता है उसका मुख्यालय सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जियोलॉजिकल और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। जियोलॉजिकल एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। और अंत में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय देहरादून में है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मलनाड क्षेत्र कहाँ है? बताना है कि मलनाड क्षेत्र कहाँ है। डायरेक्ट ऑप्शन को देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा मलनाड क्षेत्र कर्नाटक राज्य में है। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक राज्य में है। मलनाड की अगर बात करते हैं तो मलनाड का अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि। पहाड़ों की भूमि, पहाड़ों की भूमि।
मलनाड का अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि। चलिए अब इसे एक बार मैप पर अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र को। कर्नाटक का मलनाड क्षेत्र पश्चिमी घाट, कर्नाटक का मलनाड क्षेत्र पश्चिमी घाट और पश्चिमी समुद्र तट के बीच बीच के क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक का मलनाड क्षेत्र पश्चिमी घाट और समुद्र तट के बीच बीच के क्षेत्र में स्थित है। इसमें कह सकते हैं कि यह जो एरिया है, मलनाड क्षेत्र है, वह सदाबहार वनों के लिए, ये हरा वाला ये भाग जो ग्रीन कलर में हमें इसमें दिख रहा है, सदाबहार वन, कॉफी बागान और लहरदार पहाड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लहरदार पहाड़ियां होने के कारण यह एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इस एरिया की या मलनाड क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी बाबा बुदन पहाड़ी, मलनाड क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी बाबा बुदन पहाड़ी है। और यह बाबा बुदन पहाड़ी कॉफी के लिए काफी प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी पहाड़ी पर, बाबा बुदन की पहाड़ी पर लौह अयस्क का भी भंडार पाया जाता है और इसीलिए इतनी ज्यादा विविधता होने के कारण मलनाड क्षेत्र कर्नाटक में काफी ज्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते चलते हैं ऑप्शन की तरफ। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही बात है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, यही बिल्कुल सही है, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हो गया डुडुमा जलप्रपात महानदी पर है, डुडुमा जलप्रपात महानदी पर, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत है। डुडुमा जलप्रपात मंचकुंड नदी पर, ध्यान दीजिएगा, मंचकुंड नदी पर, डुडुमा जलप्रपात मंचकुंड नदी पर स्थित है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जो राजस्थान में है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 3 और 4 ऑप्शन है, जो गलत से सुमेलित किया गया था या गलत मिलाया गया था। सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में, गोरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में। डुडुमा जलप्रपात मंचकुंड नदी पर उड़ीसा में, डुडुमा जलप्रपात मंचकुंड नदी पर उड़ीसा में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में राजस्थान पे, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात को भी देख लेते हैं, जैसे दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। शिव समुद्रम कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इतनी बार कि अब यह क्वेश्चन लगभग हर छोटे स्तर के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है। ध्यान दीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ साथ गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताना है कि राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है मुख्य रूप से कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सोना, बी नंबर में दिया गया चांदी, सी नंबर सीसा, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक,
ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं कौन से खनिज की बात करते हैं कि जावर क्षेत्र में मुख्य रूप से चांदी एवं सीसा, मुख्य रूप से चांदी एवं शीशे का खनिज भंडार है। राजस्थान के जावर क्षेत्र में मुख्य रूप से चांदी एवं शीशे का खनिज भंडार है। चलिए अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि जावर क्षेत्र राजस्थान में किस जगह पर है। चलिए देखते हैं हमारा मैप पर। ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया। ये साइड में आप देख रहे होंगे राजस्थान का वो चिन्ह, और ये गुजरात, नीचे गुजरात हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया। कहा जा रहा है जावर क्षेत्र। वर्तमान में जावर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का उदयपुर जिला जावर क्षेत्र से प्रसिद्ध है। राजस्थान का उदयपुर जिला जावर क्षेत्र से प्रसिद्ध है। बात करते हैं चांदी के उत्पादन की। चांदी के उत्पादन जो प्रश्न में दिया गया था, चांदी और शीशे का उत्पादन, तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है। और शीशे उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान में जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, शीशे के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी के साथ साथ भारत में शीशे का भंडार एवं उत्पादन से संबंधित क्षेत्र राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ है। भारत में अगर शीशे के भंडार की बात करते हैं, शीशे के भंडार एवं उत्पादन की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। वहीं राजस्थान में जावर जो वर्तमान में उदयपुर जिला और रामपुर एवं अगाचू दोनों भीलवाड़ा जिले में है। शीशे के भंडार एवं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भीलवाड़ा जिले में 2 स्थान है। पहला स्थान होता है रामपुरा और दूसरा स्थान होता है अगुचा दोनों भीलवाड़े जिले में स्थित है और जो शीशे के भंडार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर चांदी की बात करते हैं तो चांदी की उपलब्धता वाले प्रमुख राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, हरियाणा तथा तेलंगाना का भी नाम आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहले डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया आसाम में। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र आसाम में स्थित किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में की गई थी। 1978 में की गई थी। नाम रूप संयंत्र की स्थापना 1978 में की गई थी। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र बिहार के बरौनी में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया में एवं आसाम में नाम रूप में स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के बरौनी में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया एवं आसाम में नाम रूप में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, तो हम डायरेक्ट पहले सही आंसर का देखते हैं। इसका सही आंसर हो गया हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इतना ही नहीं, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर, रेलवे मंडल डिवीजन आते हैं। चलिए अब मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी जगह पे कौन कौन सा रेलवे डिवीजन या रेलवे का मुख्यालय है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैप पर। प्रश्न में दिया गया था कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये हमारा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर।
उत्तर पूर्वी सीमा की अगर बात करते हैं, या कह सकते हो कि सबसे पूर्वी सीमा या सबसे पूर्वी मुख्यालय कौन सा है, सबसे पूर्वी रेलवे मुख्यालय कौन सा है, तो वो हो गया हमारा गुवाहाटी। सबसे पूर्वी मुख्यालय गुवाहाटी है, सबसे पूर्वी मुख्यालय गुवाहाटी है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, जिससे 12 पूछा गया है, जैसे कोलकाता पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो। ध्यान दीजिए, कोलकाता में 3 मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो। तीनों रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में ही होता है। उसके बाद मुंबई को अच्छी तरह से देख लेते हैं। पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। सबसे उत्तरी रेलवे जोन, सबसे उत्तरी रेलवे जोन उत्तरी रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे की बात करते हैं तो दक्षिणी रेलवे में चेन्नई, दक्षिणी रेलवे में चेन्नई। दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम का मुख्यालय हो गया। दक्षिणी तट रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? डायरेक्ट सही ऑप्शन पर इसको देख लेते हैं। सही, इसका सही ऑप्शन हो गया टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति का जो मुख्य कार्य होता है वो पशुपालन होता है, या कह सकते हो कि ये टोडा जनजातियों का मुख्य काम पशुपालन ही है। इसके साथ वो अन्य छोटे मोटे काम भी करते हैं, लेकिन इनकी मुख्य व्यवसाय, मुख्य पेशा पशुपालन है। टोडा जनजाति की भाषा भी टोडा है। टोडा जनजाति की जो भाषा हुई उसे भी टोडा भाषा ही कहा जाता है। और टोडा भाषा कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ लैंग्वेज है। टोडा भाषा कन्नड़ भाषा से संबंधित एक लैंग्वेज है। कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा लैंग्वेज है। टोडा जनजाति में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इस जनजाति के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, यह है कि टोडा जनजाति में समाज में कन्यावध यानी कि कन्या की हत्या कर देना, बच्चियों का जन्म लेते ही उन्हें हत्या कर देना, और बहुपति विवाह जैसी प्रथा। बहुपति विवाह मतलब कि एक औरत का विवाह 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ कर दिया जाता है। इसमें बहुपति विवाह जैसी प्रथा की कुरीतियां थी, इसीलिए इसे टोडा जनजाति के बारे में हम लोगों को पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में एवं थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में नेपाल के सेक्टर में पाई जाती है। भोटिया जनजाति सिक्किम में तथा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के पास, थारू जनजाति के नेपाल सीमा के पास पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सही आंसर इसका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है, और यह हवाई अड्डा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह के साथ लगती है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। देखिए डायरेक्ट इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों से लगती है। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं, अच्छी तरह से इसे डिटेल करते हैं। राज्य की सीमा की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा की बात करें तो वह मुख्य रूप से 7 राज्यों के साथ शेयर करती है, या 7 राज्यों से सटी हुई है। अब इसी चीज को हम एक बार मैप पे अच्छी तरह से देखते हैं ताकि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मैप में देखते हैं इसी प्रश्न को। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों के साथ सटी हुई है। इसमें देख लीजिए मैप में, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य है जो वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के साथ अलग होकर के बना था, और मध्य प्रदेश के साथ यह 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश को यह 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश के साथ ये 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, और राज्य का और देश का 26वां राज्य बना था।
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। राज्य की अगर बात करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में करीब 44% हिस्से में वन पाए जाते हैं यानी कि वहाँ पे जंगल के प्रतिशत लगभग 44% है। अब देखते हैं राज्य की सीमा की बात करते हैं तो राज्य की सीमा 7 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। 7 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन दिया गया कांगो रिवर, बी नंबर नाइल रिवर, सी नंबर लिम्पोपो, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत की माही रिवर है। भारत की माही नदी है। भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से माही नदी निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में इससे पास पड़ते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में धार जिले के विंध्य श्रेणी से यह नदी निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को पार करते हुए और साथ ही साथ कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसे मैप पर भी एक बार देख लेंगे, पहले इसके बाद अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कांगो रिवर। कांगो रिवर की अगर बात करते हैं तो कांगो रिवर अफ्रीका महादेश की नदी है और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर को कांगो रिवर 2 बार काटती है। नाइल नदी अफ्रीका महादेश की नदी है और यह भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से जुड़ी हुई है। यह नदी दोनों से जुड़ी हुई है, भूमध्य रेखा से भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ कर्क रेखा से भी यह नदी जुड़ी हुई है, यानी कि ऊपर की ओर बहते हुए दोनों नदी, इस नदी का जो सिरा होता है वो दोनों रेखाओं को टच करता है। लिम्पोपो की बात करते हैं तो लिम्पोपो भी अफ्रीका महादेश की नदी है। नील और लिम्पोपो दोनों अफ्रीका महादेश की नदी है, जिसमें नील नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, नील और लिम्पोपो दोनों अफ्रीका महादेश की नदी है, मगर नील नदी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा को जोड़ती है या उसे टच करती है, लेकिन लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी है जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, उसका नाम हो गया बरमेजो रिवर दक्षिणी अमेरिका महादेश की है और यह मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ को 3 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और यह नए तरीके का प्रश्न हो जाता है, बिल्कुल नए तरीके का प्रश्न। ये बरमेजो रिवर दक्षिणी अमेरिका महादेश की नदी है और जो मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 3 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में है? मध्य अंडमान, लिटिल निकोबार या लिटिल अंडमान? यहाँ 2 चीज देखना है, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या लिटिल निकोबार। तो सबसे दक्षिण ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन इसका हो जाता है सबसे दक्षिण में है हमारा लिटिल निकोबार। सबसे दक्षिणतम बिंदु है लिटिल निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 द्वीप समूह अंडमान तथा निकोबार के मिलने से बना हुआ है। अब इसको एक बार मैप में अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलिए मैप में देखते हैं हमारे इस प्रश्न को। इसमें देखिए मैप में दिया होगा कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वह 2 आइलैंड के ग्रुप से बना हुआ है। पहला हो गया अंडमान और दूसरा हो गया निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड, इसमें करीब 500 से ज्यादा छोटे मोटे द्वीप जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं।
ऊपरी भाग को अंडमान कहा जाता है और निचले भाग को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह निचले भाग और ऊपरी भाग अंडमान द्वीप समूह कहलाता है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं दोनों के अलग की करने की, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को, दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार अंडमान और निकोबार में लिटिल निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन अगर पूरे निकोबार आइलैंड की अगर बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अलास्का, बी नंबर रोड द्वीप, सी नंबर कैलिफोर्निया, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। अलास्का का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा है और इसके बाद 3 राज्य आते हैं जिसमें से टेक्सास, अलास्का फर्स्ट पोजीशन पर है और इसके बाद टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना। अलास्का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद टेक्सास, फिर उसके बाद कैलिफोर्निया और उसके बाद मोंटाना राज्य अमेरिका के 3 बड़े राज्यों में है। और वहीं अमेरिका के अगर सबसे छोटे राज्य की अगर बात करते हैं तो अमेरिका का सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। अब चलिए एक बार इसे मैप पर देख लेते हैं अलास्का सेक्टर को। ये है हमारा मैप जिसमें अलास्का का ये राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का का सबसे बड़ा या अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम बिंदु पर है। कह सकते हैं पश्चिम या उत्तरी पश्चिम बिंदु पर है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम बिंदु पर अलास्का राज्य है जो एशिया कॉन्टिनेंट के साथ आगे जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन तथ्य अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य है? बताना है कि इन बातों में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो अमेजन रिवर के बारे में सही बात बताता है। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है अमेजन नदी की जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत है। बिल्कुल सही बात है। अमेजन नदी की जो उद्गम स्थल है उसे एंडीज पर्वत माना गया है। दूसरा, इसका मुहाना, अमेजन नदी का जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर है। ये भी सही बात है। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद आ जाता है सी नंबर में, इसका मुहाना प्रशांत महासागर में है, तो ये गलत है। अमेजन नदी की जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर में है, ना कि प्रशांत महासागर में। अब देखते हैं सही ऑप्शन इसका क्या हो गया। इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। अमेजन नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वत में है और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। चलिए इसे एक बार आप मैप से देख लेते हैं। यह है हमारा अमेजन रिवर और इधर साइड ये हो गया हमारा एंडीज पर्वत। जहां से अमेजन रिवर निकलती है। इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ये हमारा अमेजन रिवर का उद्गम स्रोत या कह सकते हैं वहां से अमेजन रिवर निकलना शुरू होती है और यह रिवर आगे बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर में यह रिवर आगे जाकर के मिल जाती है। चलिए ये प्रश्न इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। आई होप कि आपको मैप के द्वारा बढ़ाई गई ये बातें या प्रश्न सॉल्व किए गए ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आए होंगे। प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सीन नदी किस देश की नदी है? ए नंबर रूस, बी नंबर इटली, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं।
सीन नदी की बात करते हैं तो सीन नदी फ्रांस देश की नदी है। आइए इसे मैप पर से देख लेते हैं। यह है हमारा फ्रांस कंट्री, जिसके बीच में सीन नदी चल रही है। ये हमारी फ्रांस की सीन नदी है, जो फ्रांस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सीन नदी के तट पर कौन सा मुख्य शहर है। तो फ्रांस की ये प्रमुख सीन नदी है। ये फ्रांस देश में सीन नदी काफ़ी प्रमुख है, और इसी के तट पर एक शहर है पेरिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार इसे के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सीन नदी पर सीन नदी के मुहाने पर या सीन नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर है। तो सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, और सीन नदी का जो मुहाना है वो ली हार्बर बंदरगाह में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 777 यानी कि 777 किलोमीटर 777 किलोमीटर, और इसका मुहाना इंग्लिश चैनल में जाकर गिरता है। इसका मुहाना है जो वो इंग्लिश चैनल में जाकर के यह नदी गिर जाती है।